यहाँ तक हमने एक्सचेंज एनर्जी सबको समझ आ गया था। एक्सचेंज एनर्जी कुछ भी नहीं है, एक्सचेंज एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं एक दूसरे पे, वो मेरी क्या होती है, उसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है जो मेरी एक्सचेंज एनर्जी होती है। ठीक है, कल यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अब होता क्या है, अब बात आती है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, मान लो यहाँ पर मेरे 3 रूम है। ठीक है, मान लो मैं 3 रूम है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ठीक है, 3 किराएदार आ चुके हैं। ठीक है, अब एक रूम में 2 बंदे रह सकते हैं, सबको पता है। एक रूम में मेरे 2 बंदे रह सकते हैं, बोलो हाँ या ना। रह सकते हैं, सबको पता है। इतना बड़ा रूम है इनके पास कि इनमें 2 रह सकते हैं, लेकिन दोनों कैसे, एक दूसरे के अपोजिट सोने चाहिए। ठीक है, मतलब कि सोते टाइम वो एक दूसरे के अपोजिट सोएंगे, वरना वो रह ही नहीं सकते उस रूम में। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर अब मैं एक और किराएदार लाता हूँ, अगर मैं एक और किराएदार लाता हूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो इस रूम में एक बंदा रहता है। ठीक है, अब जो मकान मालिक है वो एक किराएदार लेके आया। ठीक है, किराएदार लेके आया कि भाई इसको एडजस्ट कर ले। ये कह रहा है भाई मैं एक ही मुश्किल से सोता हूँ, तुम कहाँ से इसको लेके आ रहे हो। किराएदार बोलते हैं तू थोड़ा सा मेरे से खर्चा पानी ले ले, खर्चा पानी ले ले, लेकिन इस बंदे को अपने साथ रख ले। ठीक है, मतलब कि मैं तुझे कुछ खर्चा पानी दे दूंगा, तुम जब सोओगे एक अपोजिट सो जाना, थोड़ी मतलब एडजस्टमेंट कर लेना और तुम्हारी सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसको इसमें क्या मिल गया, खर्चा पानी। तो पेयरिंग एनर्जी क्या है, जब भी मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल डालूंगा एक ऑर्बिटल में, ठीक है, एक ऑर्बिटल में एक तो आसानी से रहता था, जब दूसरा आता है तो उसको रहने के लिए, ठीक है, मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या सेम चार्ज के। ठीक है, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो मुझे उसको खर्चे पानी के साथ भेजना पड़ेगा ताकि ये इसको एक्सेप्ट कर ले। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द एनर्जी यूज टू बाय एन इलेक्ट्रॉन टू पेयर अप विद द अदर इन अ शेल। मतलब क्या हो गया, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है तो मुझे कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसको मैं क्या बोलता हूँ, पेयरिंग एनर्जी। बोलो सब समझ गए, सब खर्चा पानी समझ गए। पेयरिंग एनर्जी क्या, कुछ नहीं, खर्चा पानी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पर देखो, मुझे एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करना पड़ा, तो यहाँ पर मेरी पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, पी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी होती, बस बताना होता है कितनी पेयरिंग एनर्जी लगी। इसमें कितनी लगी, 2p, बस इतना ही होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, सब समझ गए, बोलो। ठीक है, अब अगली चीज आती है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, सबको पता है। जो मेरी बेसिक, ठीक है, सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जब मैं उस ग्राउंड स्टेट से, ध्यान से सुनना, जब मैं उस ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के पटक दूं बाहर की तरफ, समझ रहे हो, ताकि सारे अनपेयर्ड हो जाए। क्योंकि अनपेयर्ड से तुम्हें अच्छे से अब इतना तो आइडिया है ना, अनपेयर्ड जब होते हैं तो ही मैं बॉन्डिंग करता था। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो मेरा क्या होता है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को उठा के पटक दूंगा बाहर की तरफ। ठीक है, वो मेरी क्या हो गई, उसकी एक्साइटेड स्टेट, समझ रहे हो। अब जब मैंने इसको यहाँ पर फेंक दिया, तो अब ये सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, उन्स रूल तो नहीं कर रहा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरे ही नहीं है। ठीक है, 2s में एक आया, दोनों आने चाहिए थे फिर यहाँ पर। तो वहां पे समझना पड़ेगा, अगर वो तुम्हें दे देना तो तुम समझ जाना उसने एक्साइटेड स्टेट दी। समझ रहे हो इतनी बात, बोलो। कैसे पहचानते एक्साइटेड स्टेट है या वो है, समझ रहे हो। बस हमें देख लेना, वो तीनों रूल्स में से सब किसी ना किसी को वोलेट करेगा। ठीक है, ज्यादातर हुंस रूल ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहां से उठा के अगले में भी। इतनी बात सबको क्लियर है, बोलो। ठीक है, और ये कैसे होगा, एनर्जी देने से, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे इससे रूम खाली करवाना है तो मुझे इसको कहना पड़ेगा भाई तू कुछ खर्चा पानी ले और निकल ले यहाँ से और कहीं दूसरा रूम ले ले। तो यहाँ से एनर्जी देंगे हम इसको और ये बाहर चला जाएगा। बोलो सबको क्लियर है। कुछ भी नहीं है बेटा, एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को अंदर वाली से उठा के पटक देना बाहर वाली शेल में या बाहर वाली ऑर्बिटल में। ठीक है, बोलो समझ गए, आगे बढ़े। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हम बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 12th में। ठीक है, लेकिन बेसिक्स यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मुझे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है तो उसका फॉर्मूला होता है √n n+2। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्मूला, और ये पेपर में बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, bm, बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, मैग्नेटोन, मैग्नीट्यूड लिख दिया बच्चे ने, मैग्नेटोन। ठीक है, यहाँ मैग्नेटोन आएगा, सबको पता होगा, जिसको नहीं पता सुन लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है, जहां पर n क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ रहे हो, मेरे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बोलो समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, अब अगर मेरे इस म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है किसी तरह, तो वो मेरा डायमैग्नेटिक हो जाता है। अगर म्यू की वैल्यू
नोड्स इक्वल टू 0 है तो पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, सबको पता है ना, जब सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो मेरे डायमैग्नेटिक, मतलब हर एक रूम में दो बंदे सो रहे हैं, ठीक है, वो डायमैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक कि एक भी अगर रूम में एक बंदा है तो वो मेरा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ते हो तो तुम बहुत डिटेल में। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक को हम पहचानते कैसे, ध्यान से सुनना। मैं क्या करूंगा, एक सब्सटेंस रखूंगा, ठीक है, एक मेरा सैंपल रखूंगा जिसका मैंने चेक करना है, उसके अलोंग में क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जैसे मेरा सैंपल है, ठीक है, सैंपल है, यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड भेजूंगा। अगर वो डायमैग्नेटिक होगा ना, डायमैग्नेटिक, ध्यान से सुनना, अगर वो डायमैग्नेटिक होगा सब्सटेंस, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, समझ रहे हो, मतलब कि वो उल साइडों से निकल जाएगी, या मतलब रिपल्शन होगी उनमें, ठीक है, मतलब सीधी नहीं आएगी। अगर वो सब्सटेंस मेरा पैरामैग्नेटिक होगा तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, उसको वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, समझ रहे हो। मतलब क्या हो गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसको अट्रैक्ट करते हैं। बोलो इतनी बात समझे नहीं समझे, बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो समझ गए, बोलो। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कल भी एक बच्चा डाउट लेके आया था, ठीक है, तो ये सबका ही डाउट होता है लगभग, ठीक है। नॉर्मली सबसे पहले बात करता हूँ नॉर्मल, ठीक है, अगर मुझे किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है लिख लूंगा, ठीक है, सबको आती है। आज मान लो मुझे मैग्नीज की लिखनी है तो लिख सकते हो, ठीक है, 4s2 3d5। अब मुझे उसमें देखना है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना, 5 है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू बस 5 पुट कर दो, तो √35 बोहर मैग्नेट्रॉन इज द आंसर। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। अगर मैं अब जिंक की बात करूं, जिंक में कितने, एक भी नहीं है, तो मेरा ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, एन की वैल्यू 0 हो गई। अगर मैं एन की वैल्यू 0 पुट करूंगा उस फॉर्मूले में तो म्यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तुमसे, उसको सोल्व करना है। कॉपर में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, बस एक ही है, देखो ये रहा, एक ही है, तो मेरा म्यू की वैल्यू क्या हो गई, √3, ठीक है, एन की वैल्यू 1 पुट की, √3। समझिए, इतना सबको क्लियर है। क्वेश्चन करोगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तू बोलो, ठीक है, ध्यान से सुनना। वैसे मैंने कल ये बात बताई थी, ठीक है, अगर मेरा को कॉपर से कॉपर प्लस बनाना है, ठीक है, कल मैं बता चुका हूँ, दोबारा सुन लो। मान लो मेरा कॉपर है पहले, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी क्या होती है, ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी क्या होती है, ये होती है, बोलो, बोलो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है मेरी, नॉर्मल वाली, ठीक है, 29 होते हैं, तो मेरी ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली, ये इस बच्चे ने पता नहीं क्या लिखा हुआ, इसको छोड़ो, ये होती है, ठीक है। अब मुझे जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ध्यान से सुनना, जब मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मैं कहां से निकालूंगा, कल मैंने बताया था, जल्दी बोलो, सब बोलेंगे मैंने कल बता चुका हूं। नहीं है तो तुम एस या डी नहीं पूछ रहा, हम क्या देखते हैं निकालते टाइम, हम क्या देखते हैं, एन की वैल्यू, मतलब जो सबसे बाहर वाली शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बोलो सबको पता है ना। अगर डलेगा, डलते टाइम हम क्या देखते हैं, एनर्जी का ऑर्डर, N+L रूल, या जो हमने एक डायग्राम बनाया था शॉर्टकट वाला, डालते टाइम और निकालते टाइम हम एन की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं 4s से निकाल लूंगा, अगर मैं 4s से निकालूंगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, अगर यहां से निकलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन तो मेरा क्या बन जाएगा, ये डायमैग्नेटिक। बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा कहां से निकलेगा सबको पता है ना, ठीक है। तो गलत जगह से निकालोगे तो तुम्हारा आंसर भी गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अब तुमसे एक मेरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन 3+, कोबाल्ट 2+, मैग्नीज 2+ एंड क्रोमियम 3+। इन चारों का मुझे फटाफट निकाल के दे दो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, चारों का, ठीक है। आयरन 3+ है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देते हैं, ठीक है। फिर सेंटर खुलने पर उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा एक, ठीक है, जो सबसे कंसिस्टेंट रहेगा आंसर देने में, ठीक है, उसको पक्का इनाम मिलेगा आगे जाके मेरे से। चारों के आंसर देने हैं मुझे, ठीक है, जो आंसर देगा ऑब्वियस ही बात है उसका नाम तो आता रहेगा सामने, तो वो अपने आप याद हो ही जाता है। अंडर रूट में बता दो बेटा, अंडर रूट में, अंडर रूट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, सारे अंडर रूट में बता दो, एग्जैक्ट ना बताओ। ए का बता दो पहले, ए का क्या होगा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताते जाओ, ठीक है। ए का क्या होगा, √35, ठीक है। आयरन 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ठीक है, मेरे कितना होता है, 6 होता है, उसके अंदर 2 बाहर से निकलेंगे और एक अंदर से, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5, तो 5 × 7 √35, ठीक है। अगला कोबाल्ट 2+, जल्दी बोलो, कोबाल्ट 2+, जल्दी बोलो, क्या आएगा, √15, बोलो देखते हैं। आयरन का बताओ, आयरन, आयरन ओ मैग्नीज 2+, मैग्नीज 2+,
मैग्नीज 2+ का बताओ, और क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ का बोलो। तो अब इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, एक बार मैग्नेटिक मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो, ए बी सी डी में इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, ए बी सी डी में इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो सिंपल है, पहले का आंसर कितना दिया तुमने, इस बच्चे निकाला नहीं हुआ क्या। ठीक है, तो पहले का हमने 35 कर लिया था। ठीक है, आयरन में ये रहा, आयरन में कितने आ गए, आयरन 2+, चलो 3+ हमने माना था तो तुम्हारा ठीक है। ठीक है, कोबाल्ट 2+ में √15 सबका यही आया था, मैग्नीज में √35 और क्रोमियम में √15 फिर से। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा किसका हो गया, मैग्नीज और आयरन का, उसके बाद कोबाल्ट और क्रोमियम का। ठीक है, समझ गए, बोलो। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। व्हाट इज द चार्ज ऑन मैंगनीज, अगर मेरा म्यू की वैल्यू उसकी है 3.8763, चार्ज बता दो मुझे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसका मुझे ABCD आंसर क्या बता दो। जो बच्चों से एक्सपेक्टेड था वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं चलो, कई काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिए, मतलब जो एक्सपेक्टेड था वो गलती तो बहुत बच्चे भी कर ही रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सोचो बेटा, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैंने पूछा क्या है उसके हिसाब से आंसर दो। ठीक है, तुम जल्दी जल्दी में एक गलती कर रहे हो। ठीक है, चलो बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। देखो मैंने क्या बोला है, म्यू की वैल्यू गिवन है इतनी। ठीक है, अगर म्यू की वैल्यू है मेरी 3.8, ठीक है, इज इक्वल टू √n+2। ठीक है, √n+2, तो मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरा अराउंड 16 के आसपास है, इसका अराउंड 16 ही आएगा ना। ठीक है, इसका अराउंड 16 ही आएगा। ठीक है, तो मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं, जल्दी बोलो, कि मेरा 16 आए या 15 आए, 15 16 के अराउंड। ठीक है, तो हमें आइडिया ही लेना है, 3 की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, 3 × 5, तो मेरा अराउंड सेम आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी, बोलो बी हो जाएगा। नहीं, बी नहीं होगा, यहां पर मेरे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आए हैं। अब मैंने पूछा व्हाट इज द चार्ज ऑन मैंगनीज, तो मतलब क्या होगा, मैंने चार्ज पूछा है तो मैंगनीज की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। यहीं पर बच्चे बहुत लुढ़क जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कबाड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, 7 होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, मुझे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन को इसको फेंकना पड़ेगा, एक इसको, सबसे पहले यहां से 2 निकलेंगे, फिर इसको, और फिर इसको। मेरे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 बच गए। अब इसका मतलब क्या होगा, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े इस 3 को बनाने के लिए, 1 2 3 4, तो मतलब क्या हो गया, मैं +4, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ गए, कई बच्चे सीधा n = 3, वाह 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 वाह, ए सी बी का भी 3 क्या, 3 हो गया आंसर, 4 नंबर पक्के, घर आके कूदेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखो, चार्ज क्या, चार्ज के बारे में पूछा है। ठीक है, समझ गए सब, बोलो। ठीक है, तो ऐसी कूदना नहीं है, किसी में भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें आने वाली है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, मतलब बेसिक्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो अब हाँ एक और बात सुन लो, एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक ही क्वेश्चन है वो तुमसे पूछेगा जो स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, उसको कई बार MS से भी दिखा देते हैं, एस से भी। ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दे देगा, क्या बताता है, पहला दे देगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। अगर वहां पर कभी भी तुम्हें ये ऑप्शन दिख जाए, इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग, तो आंसर ये सही होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली में स्पिन क्वांटम नंबर का कोई क्लासिकल एनालॉग क्या नहीं है, मतलब क्या हो गया, हम क्लासिकल एनालॉग को, मतलब हम बोल देते हैं स्पिन मेरा क्लॉकवाइज घूमना और एंटी क्लॉकवाइज घूमना, एक्चुअल में जो इसका मतलब है ना, वो हम क्लासिकली सोच ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं एक्चुअली सोचूं, मेरा जो स्पिन क्वांटम नंबर है, मतलब एक तरह से लगा लो कि कोई फ्रेंच का सब लैंग्वेज है, जिसको हम हिंदी में, हमारे पास कोई वर्ड ही नहीं है, समझ रहे हो, मतलब कि हिंदी में हम उस वर्ड को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। वैसे स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम का ही वर्ड है वो, क्वांटम में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका, क्लासिकली हम उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, हम बोल देते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो बस हम, एक होता है ना देसी लोग हैं, तो हम इसलिए बोल देते हैं, बाकी उसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। बोलो सब समझ गए, बोलो। ठीक है, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। वही बात है जैसे मैंने स्ट्रोडिंगर इक्वेशन में बताया था, रट्टा नहीं मारना, समझना है, सब समझने का खेल है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, होता है ना, हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी भी तरह से, ठीक है, झंडा लेके खड़े हो जाते थे अपने हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, होता था सबके स्कूल्स में, होता ही है, ठीक है। तो वहां पर हम रिप्रेजेंट क्या करते थे, किसी का रेड कलर का झंडा होता था, किसी का ग्रीन, किसी का येलो, ऐसे होता था। तो यहाँ पर अगर मुझे किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई, ठीक है, मान लो मुझे 1s को करना है तो मैं क्या लिखूंगा, साई 1 0 0, समझ रहे हो? मतलब क्या हो गया, जूम कर दूं, लो बेटा जूम कर देता हूं, ठीक है ऋषभ, देखो मतलब क्या हो गया, देखो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ साई 0 0, तो तुम इससे क्या समझोगे, एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 1s, समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं साई 3 2 0 कौन सा ऑर्बिटल है, तो मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2 0, एम की वैल्यू 0, तो ये कोई 3D ऑर्बिटल है। 3D ऑर्बिटल में ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कुछ भी है, ठीक है, लेकिन हमें पता चल गया 3D ऑर्बिटल है, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मैं 4 1 0 कर दूं तो 4 1 0, तो मेरा कौन सा होगा, 4p ऑर्बिटल, ठीक है। और जनरली हम एम जेड जेड के लिए लेते हैं m0, तो ये मेरा 4p जेड हो गया। बोलो सबको क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, समझ रहे हो, सब रिप्रेजेंटेशन समझ गए? ठीक है, अब बात आती है कि मेरा कोई भी वेव फंक्शन है ना, वेव फंक्शन कुछ ना मानो, बस एक तरह से मान लो कि कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई वेव फंक्शन है, उसको मान लो फंक्शन है, उसको हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। ध्यान से सुनना, मतलब कि हम जो वेव फंक्शन होता है, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, मतलब एक फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन को हमें अगर स्टडी करना है, ठीक है, अगर हम एक ही बार में दोनों को स्टडी करेंगे ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम उसे दो टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि हमने उसके दो टुकड़े कर लिए, ठीक है। हाँ बेटा ले सकता है, बाकी वो एम की वैल्यू से हमें आइडिया तो वैसे भी नहीं लगता कौन सा ऑर्बिटल है, रूपाली, हम ले सकता है, लेकिन वैसे मैं ये बता रहा हूँ कि एम की वैल्यू से तो हम वैसे भी आइडिया नहीं लगा पाते, बस ये पता चल सकता है पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी, पी जेड भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एम की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जो वेव फंक्शन होता है उसके दो पार्ट्स में पढ़ते हैं हम उसको, एक रेडियल पार्ट, ठीक है, एक एंगुलर पार्ट। बेटा वेव फंक्शन क्या होता है, बेटा कौन सी दुनिया में आए हो, क्लास अटेंड नहीं करोगे पिछला, ऐसा ही होगा। वेव फंक्शन हमारा कब का हो चुका है, लक्ष्य पिछली क्लास में नहीं आए थे क्या, 3 4 क्लास में, आज आप एकदम उठ रहे हो, वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन है साई, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड बताता है बस किसी का, ठीक है, और ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, कुछ भी नहीं है। जैसे एक्स और वाई मेरे वेव फंक्शन होते हैं, ठीक है, हम मैथ्स में पढ़ते हैं, तो वैसे एक साई वेव फंक्शन है जो एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की, बस इतना समझ लो, ठीक है, ज्यादा उसकी डीपली नहीं जाना। तो आप समझ रहे हो, मतलब कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा, उसको समझना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, उसको तोड़ तोड़ के समझते हैं, बोलो हाँ या ना, हम उसको तोड़ देते हैं, सबको पता है। तो हम वेव फंक्शन को भी दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, ठीक है, एक मेरा बन जाता है रेडियल पार्ट और एक मेरा एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट को समझेंगे, एंगुलर पार्ट को समझेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, मैंने वेव फंक्शन को समझ लिया। बोलो समझ रहे हो? बाकी एंगुलर पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बस रेडियल पार्ट पढ़ना है, ठीक है, ऑल क्लियर। हमें एंगुलर पार्ट पर जाना भी नहीं, हम रेडियल पार्ट समझेंगे, ठीक है, सब समझिए, बोलो सब समझिए, बोलो फटाफट, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, हम रेडियल पार्ट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई के नीचे आर लिख देते हैं, आर, ठीक है, समझ रहे हो, और एंगुलर पार्ट को हम साई के नीचे थीटा और फाई लिख देते हैं, ठीक है, एंगल ही तो लिखना, एंगुलर मतलब एंगल, एंगल से रिलेटेड है, तो दो एंगल होते हैं थीटा और फाई, ठीक है, थीटा थीटा और फाई, और रेडियल पार्ट के नीचे हम आर लिखते हैं क्योंकि रेडियस से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात आती है, ध्यान से सुनना, ये छोटी सी चीज है, तुम्हें आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है, तुम्हें पता है, देखो मेरे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स वाई जेड वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक थीटा वाले, आर थीटा वाले, सबको पता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो पक्का पता होगा, बायो वालों को भी थोड़ा आइडिया होगा कि हम किसी चीज की भी लोकेशन या तो एक्स वाई जेड में बता पाते हैं, या हम थीटा के, थीटा और आर के रिस्पेक्ट में बताते हैं, सबको पता है, मतलब एंगल और रेडियस के हेल्प में, ठीक है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, सबको पता है, इतना क्लियर है, ठीक है, या एक्स वाई जेड से मैं बता देता हूँ किसी की लोकेशन, या थीटा और आर से, ठीक है। तो अगर मैं एक्स वाई जेड के जगह थीटा और आर से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ध्यान से सुनना, ठीक है, एक्स मेरा किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा कोस फाई, ठीक है, बस एक बार देख लो, अगर कई बार वैसे पूछ ले, वैसे पूछा नहीं जाएगा ये, ठीक है, इसलिए नोट में लिखवा रखा है, ठीक है। वाई मेरा होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड होता है आर कोस थीटा, मतलब अगर मुझे इनको चेंज करना है, कार्टेशियन सिस्टम को चेंज करना है पोलर सिस्टम में,
तो मुझे एक्स वाई जेड को इनसे रिप्लेस करना हो। बोलो सबको क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है? मतलब बस इतना आइडिया होना चाहिए कि हम उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो इनकी कन्वर्जेंस लिखी हुई है। ठीक है, इससे ज्यादा हमें मतलब इसके डीप में नहीं जाना। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट मेरे क्या बताते हैं। ठीक है, बताते क्या, ये तो आइडिया होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, रेडियल पार्ट तुम्हें नाम से पता चल रहा है रेडियस। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये मेरा बताएगा न्यूक्लियस से मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने डिस्टेंस पे है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो इतनी बात समझ रहे हो? और इसकी वैल्यू एन और एल पर डिपेंड करती है। कैसे? देखो तुम्हें पता है ना, वन फर्स्ट शेल बाहर होती है, फिर सेकंड आती है, फिर थर्ड आती है, ऐसे होता है, सबको पता है। ठीक है, फर्स्ट शेल अंदर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ही होता है। ठीक है, मान लो ये मेरा ऐसे है। ठीक है, और तुम्हें पता है फर्स्ट शेल में भी सेकंड शेल में भी 2s अंदर है, फिर मेरा 2p थोड़ा बाहर होता है, क्योंकि तुम्हें पता है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरे को अगर लोकेशन पता करनी है, वो n के साथ l पर भी डिपेंड कर रही है। समझ रहे हो? 2s मेरा अंदर है, 2p बाहर है, तो मतलब क्या हो गया, इट डिपेंड्स ऑन n एंड l। बोलो इतनी बात क्लियर है? मतलब कि रेडियल पार्ट दो चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, n पर भी और l पर भी। सबको पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हर एक वर्ड पर तुम्हारा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए नई चीज होती है। ठीक है, क्वांटम है, क्वांटम। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, रेडियल पार्ट हम रिलेट कर सकते हैं रेडियस से, और रेडियस मेरा क्या बताता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बताना, और उसकी वैल्यू एन और एल पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है वन जो मेरा फर्स्ट शेल है वो अंदर होता है, सेकंड शेल ये, थर्ड शेल है, तो तुम बता सकते हो ना इसकी रेडियस छोटी है, इसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है, मतलब क्या हो गया, रेडियल पार्ट एन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और 2s और 2p में भी तुम्हें पता है 2p थोड़ा सा बाहर होगा 2s से, तो इसका मतलब क्या हो गया, l पर भी डिपेंड कर रही है, तो ये n और l पर डिपेंड करते हैं। समझिए? अब एंगुलर पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, एंगुलर पार्ट से समझ आ रहा है, एंगल, एंगल से रिलेट कर पा रहे हो, एंगल्स। ठीक है, तो एंगल से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो ये मुझे क्या बताता है, ये मेरा एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। बोलो समझ रहे हो? मतलब कि अगर ये मेरा रेडियस है, तो ये एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, इस एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है वो मेरा एंगुलर पार्ट बताता है। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है, एल और एम पर। बोलो समझ रहे हो? क्योंकि मुझे पता भी होना चाहिए कि वो एक्स एक्सिस पे है या वाई पे है या जेड पे है, और ये भी पता होना चाहिए वो पी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, तो ही मैं उसका एंगल बता सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, एंगल मुझे तभी पता चलेगा ना डी है या पी है। पी में तो ये सारा ऐसे होता है, डी में जाके ये ऐसा हो जाता है, तो एंगल भी बदल गया। ठीक है, तो अगर मुझे एल पता होगा तो ही मैं एंगुलर पार्ट के बारे में बता पाऊंगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट बहुत सिंपल चीज है। रेडियल पार्ट रेडियस से रिलेटेड, एंगुलर पार्ट एंगल से रिलेटेड। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है? बेटा हम पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम स्क्वायर ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये बस मुझे क्या बताता है, ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, साई मेरा बस ऑर्बिटल बताता है, हमारा जो काम होता है प्रोबेबिलिटी से, उसके लिए हम साई स्क्वायर भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, सब्र रखो। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, सब्र का फल भी मीठा मिलेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें, अगर जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं, आज नहीं, ये लगा लो क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है पूरा, उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो 80 to 90% इसमें से आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो 80 to 90% इसमें से आएगा। ठीक है, क्वांटम नंबर के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वांटम नंबर और इस दोनों को मिला के 80 to 90% आता है क्वेश्चन, ये लगा लो। ठीक है, इन दोनों को मिला लो, तुम्हारा क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है, तो इस नोड वाले पार्ट को कोई नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो ध्यान रखना, नोड क्या होता है, जहां पर मेरी प्रोबेबिलिटी जीरो, वो मेरा नोड होता है। इतना आइडिया है सबको? बोलो हाँ या ना। नोड मेरा क्या होता है, जहां मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो, शून्य, अंडा। समझ रहे हो? ऑर्बिटल क्या होता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। समझ रहे हो? ऑर्बिटल और नोड में फर्क क्या है, नोड क्या है जहां अंडा हो, और ऑर्बिटल क्या है जहां पे मैक्सिमम हो। मैक्सिमम भी 100 नहीं होती, 90 to 95% होती है। ठीक है, तो नोड्स मेरे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक रेडियल नोड्स और एक मेरा एंगुलर नोड्स। ठीक है, दो तरीके के नोड्स होते हैं, ध्यान रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हम नोट्स निकालेंगे, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी कि नोट्स दिखने में कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो रेडियल नोट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन। समझ रहे हो? क्योंकि रेडियल नोड्स n और l पर डिपेंड कर रहे थे ना, तो ऐसे याद रख सकते हो, रेडियल नोड में n और l दोनों आएंगे, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन। और एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, l। ठीक है, मतलब कि जो मेरा l की वैल्यू होगी उतने ही मेरे उसमें एंगुलर नोड्स होंगे। समझ रहे हो? अभी एग्जांपल बहुत सारे करवाऊंगा। ठीक है, टोटल नोड्स अगर करने हैं तो दोनों को ऐड कर दो, कुछ भी नहीं करना, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस वन। समझ रहे हो? इन दोनों को ऐड करोगे तो l से l कट जाएगा, तो टोटल नोड्स कितने आ गए, n माइनस वन। सबको इतनी बात क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है सबको इतनी बात? इंपॉर्टेंट बात है,
कोई इसको अभी मिस नहीं करेगा, ध्यान से सुनो मेरे बात, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, अगर मुझे 3D में, ठीक है, अगर मुझे 3D में बताने हैं कितने रेडियल नोड्स हैं, ठीक है, अगर मुझे 3D में बताने हैं कितने रेडियल नोड्स हैं, तो बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो। n की वैल्यू क्या होगी, 3, यहीं से आ जाएगी। l की वैल्यू क्या होगी, 2, उसकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और एंगुलर नोड्स के लिए l की वैल्यू देखो, l की वैल्यू क्या है इसमें, 2 है, तो अगर 2 है तो इसके अंदर एंगुलर नोड्स भी 2 ही होंगे। बोलो समझिए, बोलो समझिए। अभी दिखाता भी, टेंशन ना लो, अभी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलो मैं रेडियल नोड्स तो इसमें है नहीं, एंगुलर नोड दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो मुझे बता दो कौन से एंगल पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। एक तो ये है, तुम्हें दिख रहा है ये प्लेन जा रहा है, ये प्लेन जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ये वाला, बोलो, देखो दिख रहा है, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरा। अगर मैं बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर से ऐसे काट दूं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, और यहाँ पर भी मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये बीच में, तो मतलब क्या हो गया, इसमें मेरे 2 एंगुलर नोड्स हो गए। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो बेटा। गरिमा, 0 और 1 तो उनके नाम होते हैं, यहाँ नंबर की बात हो रही है, नाम की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं सेकंड फ्लोर में कितने रूम है, ठीक है, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे वहां पर 501 रूम है और 502 रूम है, वहां पर तो ये बोलेंगे ना 2 ही रूम है, ठीक है, उनका नंबर 501 और 502 है, ठीक है गरिमा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एंगुलर रेडियल नोड वाला भी एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ जहां पे क्लियर हो जाए, ठीक है। उससे पहले देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे अगर मैं 5f में निकालू, 5f में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। f की वैल्यू, l की वैल्यू क्या होती है, 3, n की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। एंगुलर नोड्स कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है, एंगुलर नोड्स कितनी हो जाएगी, 3, समझ गए। दोनों को ऐड कर दो, टोटल आ जाएगी, या डायरेक्ट n-1 कर दो, ठीक है, समझ रहे हो। चाहे टोटल कर लो चाहे n-1 कर लो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, जब भी मैं नोड पर होऊंगा, नोड पर मेरी साई की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना, नोड पर मेरी साई की वैल्यू 0 होगी। बोलो समझ रहे हो, नोड पर साई की वैल्यू 0 होती है, इस बात को मार्क कर लेना, क्योंकि, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली मेरा ये क्या बताता था, ऑर्बिटल बताता था, और नोड पर तुम्हें पता है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं, तो साई की वैल्यू भी 0 हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो, मान लो मैं 4D का एग्जांपल ले लेता हूँ, 4D, ठीक है, 4D भी छोड़ो, और सिंपल वाला ले लेता हूँ। मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3p का, हाँ बेटा स्क्वायर भी 0 ही होगा, ठीक है। 3p का, 3p पे मुझे रेडियल नोट्स बता दो कितने होंगे, 3p में रेडियल नोट्स बता दो कितने आएंगे, जल्दी बोलो। 1 होगा, n-l-1 होगा, ठीक है। और एंगुलर नोट्स कितने होंगे, एंगुलर नोट्स 1 होगा। आइए इनको विजुलाइज करते हैं, ठीक है, इसमें दोनों चीजें तो विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैं ये px py pz कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा px है, पहले मैं एंगुलर नोट दिखा देता हूँ। एंगुलर नोट तुम्हें यहाँ कौन सा दिख रहा है, ये वाला प्लेन दिख रहा है, ये वाला प्लेन। अगर मैं ये प्लेन डालता हूँ, यहाँ पे हल्की सी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ठीक है, ये वाला प्लेन से अगर काटूंगा तो ये मेरा एंगुलर नोट बोल सकता हूँ इसको, बोलो हाँ या ना, बस प्लेन चेक करना होता है, बोलो समझ रहे हो, बोलो प्लेन चेक करना होता है, कर लोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, 3p के अंदर मेरा एक रेडियल नोड भी है। रेडियल नोड को कैसे देखेंगे, देखो, रेडियल नोड को कैसे देखना है, इसके अंदर एक रेडियल नोड है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा एक लोब ऐसी बनेगी, ठीक है, एक लोब ऐसी, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक लोब मेरी अंदर की तरफ, फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा एक नोड आएगा, ठीक है, ये जो अभी मैं इसको अभी दिखाता हूँ, ठीक है, अभी तुम्हें विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा एक नोड आएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, अभी समझ आ जाएगा, 1 सेकंड रुको बस, ठीक है, बस 1 सेकंड। और कौन कौन से हम यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग होती है, भरने वाली भी होती है कोई, ठीक है, चलो बोलो छोड़ो। ये जो मैं ब्लैक ब्लैक में डाल रहा हूँ, ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है, ये मेरा पूरा ब्लैक कर रहा हूँ, ये वाला, ये मेरा इसका एक रेडियल नोड है। मतलब क्या हो गया, पहले मेरी एक लोब है, उसके बाद मेरा क्या है, ये मेरा रेडियल नोड, उसके बाद मेरी एक और लोब आ जाती है, ये मेरा होता है 3p। बोलो सब समझ गए, 3p कैसा दिखता है, समझ गए। अंदर एक लोब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। उसके बाद बीच में बिल्कुल खाली जगह आ जाएगी, ठीक है, खाली,
उसके बाद बाहर थोड़ी फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, समझिए। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी रेडियल नोड होती है। ठीक है, ये रेडियल नोड है मेरी, ये वाली, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये पूरी मेरी रेडियल नोड है। ठीक है, इस वजह यही इसी को हम बोलते हैं रेडियल नोड। बोलो तो क्लियर है? ठीक है, बाकी तुम्हें विजुअलाइज नहीं करना, एक बार मैंने करवा दिया, अब तुम्हें डायरेक्ट अभी तो आंसर ही निकालना है, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। एक बार तुमने समझ लिया तो अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, बस इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ्स की, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो मेरा रेडियल पार्ट होता है उसके ग्राफ्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। मैं तुम्हें डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसे बता दूंगा, तुम आसानी से ग्राफ बना लो। ठीक है, मैं तुम्हें बता दे, रेडियल पार्ट ही तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तो हम रेडियल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो रेडियल पार्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, या कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है, या साई आर लिख देते हैं या कैपिटल आर और आर लिख देते हैं, बात एक ही है। ठीक है, उसका अगर रेडियस का ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए ध्यान रखना, हमेशा मेरा क्या होगा, एस ऑर्बिटल के लिए हमेशा मेरे जो साई की वैल्यू स्टार्ट होगी वो यहां से होगी। ठीक है, साई वर्सेस आर ग्राफ में एस की वैल्यू, ठीक है, आर मतलब साई की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, इन बातों को माइंड में रख लेना, ग्राफ बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब क्या होगा, कोई भी एस ऑर्बिटल हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, तुम्हारा हमेशा क्या होना चाहिए, ग्राफ तुम्हारा हमेशा कुछ हाइट से स्टार्ट होगा। ठीक है, पेपर में तुमसे ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, पहली बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना, इतनी बात सबको क्लियर है? मेरा ग्राफ हमेशा एक हाइट से स्टार्ट होगा, सबको क्लियर है? ठीक है, वो मेरा 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल के लिए साई वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनो, मेरे जितने नोड्स होंगे, ध्यान से सुनना, पहले तुम जैसे मान लो मैं 1s के लिए, ठीक है, ऑल्टरनेट बता रहा हूँ सीधा, 1s के लिए तुम्हें अगर निकालना है तो पहले उसके लिए तुम नोड्स निकाल लो, उसमें कितने हैं। ठीक है, तुम्हें पता है उसके अंदर नोड क्या होता है, 0, रेडियल नोड 0 होते हैं, सबको पता है। ठीक है, 1s के लिए मेरे टोटल नोड्स कितने होते हैं, 0। बोलो हाँ या ना, टोटल नोड्स क्या होते हैं, ठीक है, 0 होते हैं रेडियस वाले। ठीक है, रेडियल नोड, सॉरी। ठीक है, तो अगर रेडियल नोड 0 है तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे बनाना है, ध्यान से सुना, भी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आकर बस ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा, ऐसा सही बनता है। ठीक है, टच कम ही करते हैं, बस ऐसे आया नीचे और ऐसे चला गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 2s में कितने नोड्स होते हैं, 2s में कितने नोड्स होते हैं, 2s में रेडियल नोड्स कितने होते हैं, 1 होंगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, नोड का मतलब क्या होता है तुम बताओ, नोड पर साई की वैल्यू क्या होती थी, 0। बोलो, नोड पर साई की वैल्यू क्या होती थी, 0। इसका मतलब क्या हो गया, उसको नीचे लेके आओ, 0 पे टच करो, फिर उसको नेगेटिव में लेके जाओ, फिर ऐसा बना दो। ठीक है, मतलब शेप वैसी सी रहेगी। अभी तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं 3s के लिए बनाने आया, 3s में मेरे कितने नोड्स होंगे, 3s में मेरे कितने नोड्स होंगे, 2 होंगे। अगर 2 होंगे तो मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, ऑब्वियस ही बात है, नोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती थी। तो स्टार्ट यहीं से करना है, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, एक बार कट किया, फिर दूसरी बार टच कट किया, फिर मेरा ग्राफ ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4s का आ जाता है तो 3 बार कट करेगा। ठीक है, अगर 4s का आ जाता है तो 3 बार कट करेगा, 1 2 3 4, कितनी बार कट कर चुका है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कैसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, 3 बार कट करेगा ना तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, समझ गए? वह टोटल नोड्स नहीं निकालने, क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियल पार्ट का ग्राफ बना रहे हैं ना। ठीक है, समझ गए कैसे ग्राफ बनेगा? ठीक है, तो अब तुम्हें क्रिस्टल क्लियर ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सारे ग्राफ बना रखे हैं, ध्यान रखना, जो पॉजिटिव एक्सिस में होगा उसको पॉजिटिव से दिखाते हैं, जो नेगेटिव में होगा नेगेटिव से। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमारा क्या होता है, फेज होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वो चार्ज नहीं है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है बेटा, ट्रेंड देखो, ट्रेंड ट्रेंड पर समझना है, नोड 0 है, बस ऐसे चला गया, जब 1 हो जाएगी तो एक बार नीचे जाएगा, फिर ऐसे, जब 2 हो जाएगी, मतलब ट्रेंड वो देखो, उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, बस हमें जितनी वो है ना उतनी बार एक्स एक्सिस पे काटते जाना है। हाँ, आर न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, आर न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। ठीक है, समझ गए? बोलो, ठीक है, समझ गए? अब देखो, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये मेरा कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं ऐसे पूछ लूं, तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, एस ऑर्बिटल इक्लोता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल इक्लोता है जिसका ग्राफ मेरा यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब कि 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ नोड्स देख लो कितने, 1 2 3 4 5, 5 नोड्स है। तो कुछ नहीं, n माइनस l माइनस 1 को इसके इक्वल कर दो, और तुम्हें पता ही है s ऑर्बिटल ही हो सकता है, तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आ गया मेरा 6s। समझ रहे हो कितना तरीका बढ़िया, ठीक है बेटा। अभी जूम इन बताऊंगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। साई मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा, ठीक है। जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ से स्टार्ट हो पा रहा है। ध्यान से सुनना, अभी तुम्हें इस दोनों के बीच में मैं क्लैरिफिकेशन और दे दूंगा, अभी तुम ग्राफ समझो बस, ठीक है। ये मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है जो तुम इसको बोल रहे हो कि यहाँ पर मेरे ये मैक्सिमम कैसे हो गई, ठीक है। अभी मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा, टेंशन ना लो, उस बात की क्लियरिटी पक्का करवाऊंगा, ठीक है। कभी कोई मतलब तुम अपने किसी भी दोस्त से पूछ देना, नहीं पता होगा उसको, ठीक है। लेकिन हम करेंगे इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, ये ऐसा क्यों बन रहा है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। 1s मेरा बनेगा, 1s में मेरा एक नोड आया, एक भी नोड नहीं है तो मेरा ये है सारा, ठीक है। मेरा 1s ऐसा दिखता है, 1s। 2s कैसा दिखता है, ठीक है, ये मेरा, ये फिर एक नोड आती है जो मैंने व्हाइट, ये है बिल्कुल प्लेन, और फिर मेरा क्या हो जाता है ये, तो मतलब ये मेरा पूरा 2s है। 3s कैसा दिखता है, एक दो नोड है बीच में, व्हाइट व्हाइट वाली दो नोड है, ठीक है, ये मेरी दोनों नोड है, ठीक है। और मेरा 3s का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। मतलब क्या हो गया, अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर थोड़ी सी स्पेस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर थोड़े स्पेस में फिर इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर थोड़े स्पेस में फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर थोड़े स्पेस में फिर इलेक्ट्रॉन। फील कर पा रहे हो 3s को, फील कर पा रहे हो ना कैसा दिखता है, बोलो, सब फील कर पा रहे हो, ठीक है। अब बात आती है पी डी और एफ के कैसे ग्राफ बनेंगे। पी डी और एफ के कैसे ग्राफ बनेंगे, पी डी और एफ के ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। मैं तुम्हें हिंट दे दिया कैसे बनाने हैं, पी डी और एफ के हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। करना वही चीज है, करना वही चीज ही है। नंबर ऑफ नोड्स निकाल लो पहले, फिर ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लो इकट्ठे बना देते हैं, 2p 3d और 4f, तीनों में मेरे नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 होते हैं, चाहे चेक कर लो, देखो 2p में भी 0 होता है, 3d में भी, और 4f में भी 0 होते हैं। सबको समझ आ रही है, n माइनस एल माइनस एन वन ही लगाना है, सबके लिए 0 होगा, बोलो। अगर सबके लिए 0 है तो ग्राफ तीनों के लिए लगभग सेम बनेगा, थोड़ा सा बस मतलब पहाड़ ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे मतलब क्या होगा, किसी का पहाड़ ऊंचा होगा या छोटा होगा, हमें उससे लेना देना नहीं, ऐसा नहीं पूछा है, तुम्हें शेप पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ 0 है, तो तुम्हें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, एक पहाड़ बनाया और उसको नीचे लाके इसको आगे ले गए। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना क्लियर है, मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रह गया, ठीक है। अब 3p पे आ जाओ, 4d पे, ठीक है, और 5f पे, ठीक है। इन सब के लिए रेडियल नोड्स कितने आएंगे, 1, बोलो हाँ या ना। रेडियल नोड इन सब के लिए 1 आएंगे, 1 आएंगे, तो मुझे स्टार्ट तो हमेशा 0 से करना है, तो 0 से स्टार्ट हुआ, मुझे एक बार उसको कट करना पड़ेगा एक्सिस पे, क्योंकि रेडियल नोड है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। यहाँ कट करूंगा, फिर अगर कट कर दिया तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा। अगर नीचे जाऊंगा, अब मैं वापिस एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर सकता, बनना पहाड़ी है, तो मैं इसको बस आगे की तरफ ऐसे ले जाऊंगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर अब मुझे 4p का बनाना, 4p का या 5d का या 6f का, तो मेरा कैसा बनेगा, कितने नोड्स आएंगे, कितने नोड्स आएंगे, जल्दी बोलो, कितने नोड्स आएंगे बेटा, 2 आएंगे यशिका, 2। तो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक पहाड़ बना, यहाँ कट किया, नीचे गया, ठीक है। उसके बाद एक और बार कट करना है, कट किया, फिर ऊपर गया, अब तो उस पर कोई वो ही नहीं है, फिर ये आगे सीधा निकल जाएगा। बोलो सब समझ गए, सबको क्लियर है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है, आसान लग रहा है बनाना, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ग्राफ बना रखा है, अभी हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो, ये मैंने ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑर्बिटल्स को, ठीक है, प्लस और माइनस से शो करते हैं, ठीक है। ये उनके फेज होते हैं, कोई भी ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, कोई इनको चार्ज नहीं बोलेगा, ये फेज होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, पी ऑर्बिटल में इनका साइन नेगेटिव होता है, मतलब अपोजिट होता है। हाँ गरिमा, एंगुलर नहीं देखने, क्योंकि हम एंगुलर ग्राफ ही नहीं बना रहे, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में हमेशा अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट लोब्स में, ठीक है। 3p का मैं तुम्हें डायग्राम पहले बनवा चुका हूँ, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बनवाया था ना, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये सारे मेरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जो व्हाइट है वो मेरा नोड है, ठीक है। 4p में कैसा बन जाएगा, फील कर पा रहे हो, अंदर इलेक्ट्रॉन, फिर खाली, फिर उसके बाहर इलेक्ट्रॉन, फिर खाली, फिर उसके बाहर इलेक्ट्रॉन, फील कर पा रहे हो, सब फील कर पा रहे हो, ये बात कैसे बन रहा है, ठीक है, बोलो, फील कर पा रहे हो ना कैसा है, अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, गोलू गोलू डेंसिटी, फिर मेरी एक लोब ऐसी आएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। हाँ,
जितने इलेक्ट्रॉन जितने नोड्स आएंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, मतलब वो खाली जगह होगी बस। ठीक है, एंगुलर नोड्स मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। ठीक है, पी में एंगुलर नोड क्या होगी, ये होगी, सबको पता है ना, मतलब कि वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉमन क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो पी एक्स की नोड कौन से एक्स प्लेन में होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा पी एक्स ये है, पी एक्स ये है, तो मेरा ये वाला प्लेन कौन सा होगा, वाई जेड। बोलो हाँ या ना। अगर ये मेरा ऊपर एक्स है तो ये मेरा वाई जेड तो ये होगा ना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर 0 है। तो पी एक्स के लिए मेरा नोडल प्लेन कौन होता है, वाई जेड। पी वाई के लिए होता है एक्स जेड, और पी जेड के लिए होता है एक्स वाई। समझ रहे हो, मतलब कि उनके अपोजिट वाला प्लेन। ठीक है, उनके परपेंडिकुलर है जो। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। उसके बाद बात आती है कि डी ऑर्बिटल्स में साइन क्या होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल में अपोजिट लोब्स के पास सेम साइन होते हैं। पी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, डिफरेंट। डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, सेम। बोलो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे यहां पर देखो, ओपोजिट के पास नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान से सुनो, नोडल प्लेन तुम्हें दिख रहा है कौन है, ये वाला और ये वाला। समझ पा रहे हो, ये वाला और ये वाला। इनके अंदर मेरा नोडल प्लेन कौन सा है, इसके अंदर, इसके अंदर ये वाला और ये वाला, इसमें भी दो है। ठीक है, ये मेरे एंगुलर नोड्स की बात हो रही है। ठीक है, रेडियल नोड्स तो तुम्हें आते हैं निकालने। ये तो मेरा 3D का स्ट्रक्चर है। अगर 4D का बनाऊंगा तो मैं एक ऐसा बना दूंगा, ऐसा। ठीक है, ये नोड हो जाएगा, और ये मेरा ऐसा। 4D का तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रेडियल नोड्स दिखा, एंगुलर नोड्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या होता है, डी जेड स्क्वायर जो होता है ना, वो तुम्हें पता है ऐसा दिखता है। बीच में यहाँ रिंग है, सबको पता है, बीच में यहाँ रिंग है। ठीक है, और यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सबको पता है। बेबी सुदर शेप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब ऐसा सा दिखता है उनका। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, कोई भी तुम ऐसा प्लेन डाल सकते हो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, कोई भी प्लेन। अगर मान लो मैं ऐसा प्लेन डाल रहा हूँ तो यहाँ पर भी मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टक्कर जाएगी, क्योंकि एक रिंग है बीच में। अगर रिंग है तो मैं कैसा भी प्लेन ले लूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे टक्कर ही जाएगी, और हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टक्करना है नहीं। तो यहाँ पर हमारे जो, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे एंगुलर नोड्स होते हैं, वो एंगुलर नोड्स कैसे होते हैं, कोनिकल। समझ रहे हो, मतलब एक कोन निकलेगा। ठीक है, सो कोन ऐसे निकलेगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बाहरों की तरफ निकलेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर जो मेरा कोन होगा, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा कोन होगा वो ऐसा निकलेगा। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर मैं अगर निकाल रहा हूँ ऐसा कोन, तो तुम्हें कहीं पर दिख रहा है मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टच कर रहा हूँ, टच होगी नहीं। समझ रहे हो, मतलब कि कोन निकलेगा जिसके अंदर मेरे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बैठी है। ठीक है, तो ये मेरे इसके अंदर दोनों जो एंगुलर नोड्स होते हैं वो मेरी कैसी होती है, कोनिकल। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ठीक है, इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं है। ठीक है, इनके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं है, कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो इनको काटे। ठीक है, इनके अंदर दो कोनिकल नोड्स है। सबको क्लियर है, बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमेशा आता है कि इसके अंदर कितने एंगुलर नोड्स है, कितने कोनिकल नोड्स है, ये सब जरूर पूछते हैं। ठीक है बेटा, 3D की अगर बात कर रहा हूँ तो रेडियल नोड तो हो ही नहीं सकता, और एंगुलर नोड की अगर बात करें तो दो ही है। ठीक है, दो नोड्स है, एक ये वाला नोड है ऊपर की तरफ जो कौन जा रहा है, और एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो दो एंगुलर नोड्स है, नोडल प्लेन इसमें है नहीं। ठीक है, अब जो तुम्हारा फेवरेट चीज है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा और कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी। अब मुझे ग्राफ बनाना है साई स्क्वायर वर्सेस आर का। ध्यान से सुनना, साई स्क्वायर वर्सेस आर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये मुझे क्या बताता है, हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताने में। ठीक है, ये मुझे क्या हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताने में। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहां पर मैं ग्राफ बनाऊंगा साई स्क्वायर और आर के बीच में। अभी हम ग्राफ किसके बीच में बना रहे थे, साई और आर, अब साई स्क्वायर और आर। इसमें क्या करना है तुम्हें, कुछ फर्क नहीं है, ध्यान से सुनो, कुछ फर्क है ही नहीं। बस तुम्हें क्या कर देना है, जो जो सब कुछ नेगेटिव में बनाया था ना उसको पॉजिटिव में ले आओ, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे वार्नेस का तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बस ये क्या हो जाता है, टच नहीं करता अब यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा फर्क क्या आता है, पहले हम यहाँ टच करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, उसके थोड़ा पैरेलल सा ही और ऐसा निकल जाता है। ठीक है, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो बाकी वो इतना डीपली नहीं पूछेगा टच कर रहा है नहीं कर रहा, फिर मैं तुम्हें बता दिया। ठीक है, 2s के लिए देखो, एक नोड दिखानी है, अगर साइज 0 था नोड पर तो साइज स्क्वायर भी 0 होगा। बोलो हाँ या ना, इतनी बात बताओ। अगर साइज 0 था तो साइज स्क्वायर भी 0 होगा। बोलो हाँ या ना, होगा, बोलो। तो बनेगा वैसा ही, मैं ऊपर से नीचे आया, ठीक है, टच भी ना करते ऊपर। ठीक है, नीचे आया, मुझे एक नोड दिखानी, एक बार टच किया, नीचे जाने के बजाय वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बनेगा वैसा ही, पहाड़ बना फिर ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, मतलब क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बस जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको ऊपर ले आओ। अगर आप मुझे 3s के लिए बनाना है, 3s, तो मैं क्या करूंगा, एक बार टच ऊपर,
दूसरी बार टच, फिर नीचे, ठीक है, और ये मेरा ऐसा निकल जाएगा, ठीक है, दो मेरे रेडियल नोड आ जाएंगे। हाँ उतनी बार टच करेगा जितने नोड्स होंगे। हाँ श्रुति, ठीक है, उतनी बार नेक्स्ट बार नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाएगा। और इस बात का ध्यान देना, ये जो है ना, ये धीरे धीरे ना छोटी होती जाएगी, ठीक है, बहुत बारीक चीजें बता रहा हूँ। ये धीरे धीरे ना, जो ये पहाड़ है, पहाड़ छोटे होते जाएंगे, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा रीजन क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहाड़ छोटे होते जाएंगे, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब अगर हम बाकी उनकी ग्राफ करें, ठीक है, उनकी ग्राफ की बात करें, जैसे 3s है तो तुम समझ गए, ठीक है, दो नोड्स बनेंगे। 2p 3d 4f के लिए भी सेम ग्राफ बनेंगे, समझ रहे हो कैसा होता जाएगा, ठीक है। तो इसका तो इसके अंदर तो वैसे भी नोड ही नहीं होती थी, तो वैसा का वैसा ही दिखेगा, ठीक है। अगर हम उनकी बात करें जिनमें नोड है, तो उनमें क्या होगा, पहाड़ गया ऊपर, नीचे टच करके नीचे जाना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, वापस उठेगा, अब ये उसी की जगह ऊपर आ जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, धीरे धीरे मेरा जो पहाड़ है वो छोटे होते जा रहे हैं। इसका भी अभी रीजन बताऊंगा, मतलब बहुत बेहतरीन रीजन है, ठीक है, अगर तुम उसको फील कर पाए। तो 4p जिसके अंदर मेरे दो नोड्स आ जाएंगे, एंगुलर नोड्स, ओ रेडियल नोड्स, तो उनमें मेरे 3 पहाड़ बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, अब तुम समझ चुके हो कैसे निकालते, ठीक है। नोट्स पहले निकाल लो फिर ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब मुझे बता दो, ये मेरा ग्राफ किस किस का हो सकता है, ये मेरा ग्राफ किस किस का हो सकता है, ये मेरा ग्राफ किस किस का हो सकता है, ये बता दो। पहले इसमें नोट्स गिनो कितने हैं, और ये जीरो से स्टार्ट तो नहीं हो रहा, अगर ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये एस का तो हो नहीं सकता, बोलो समझ रहे हो। और जो मृदुल आंसर आप दे रहे हो 4s, 4s का कैसे होगा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एस का जीरो से स्टार्ट नहीं होता। मैक यू आर राइट। बताओ किसका टोटल नोट्स 3 है, तो 3 नोट्स टोटल किस किस में हो सकती है, बोलो। वही n माइनस एल माइनस 1 को 3 के इक्वल पुट कर दो बस, या ओरली भी सोच सकते हो, ठीक है, मतलब माइंड से भी सोच सकते हो। 5p में हो सकती है, अगर 5p में हो सकती है, ठीक है, अगर 5p में हो सकती है, चलो ऑप्शंस भी थे वैसे, चलो ऑप्शन भी है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, 5p 4d 7p और 7f, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही ऐसे हैं जिनमें मेरे एंगुलर नोट्स मतलब रेडियल नोट्स 3 आ सकती है, तो आंसर क्या होगा मेरे, ये दोनों, ठीक है, समझ गए बोलो। तो पॉसिबल आंसर इसमें 2 हो गए, बाकी तुम जितने भी बना सकते हो जिसमें 3 नोट्स आ रही, बोलो क्लियर है। अब एक ट्विस्ट आने वाला है, बहुत तगड़ा ट्विस्ट, ध्यान से सुनना, एक ट्विस्ट आने वाला बहुत तगड़ा। वो क्या है, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अब मैं ग्राफ क्या बनाऊंगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ऊपर किसका बनाया था, ऊपर किसका बनाया था, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, समझ रहे हो। इनका इनका मतलब समझना, अभी ध्यान से समझना, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। इसको हम जनरली ऐसे दिखा देते हैं, रेडियल, देखो ये मुझे क्या बताने में हेल्प करता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये मेरा साइज स्क्वायर नहीं होता, सबसे पहली बात है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें हम क्या करते हैं, ये मुझे क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल रीजन या वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब क्या हो गया, अभी तक जो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा था ना, वो मैं बस इतना बता रहा था इस डिस्टेंस पे कितनी होगी। अब मैं क्या बताऊंगा, उस डिस्टेंस पे अगर मैं dr वॉल्यूम ले रहा हूँ, ठीक है, dr वॉल्यूम का एक स्फीयर ले रहा हूँ, उसमें मेरी वॉल्यूम कितनी होगी। फर्क समझ पा रहे हो, पिछले में अभी मैं बता रहा था इस डिस्टेंस से यहां तक मेरी कितनी वॉल्यूम होगी, इस पे इस पॉइंट पर कितनी वॉल्यूम होगी। अब मैं वॉल्यूम में निकालूंगा मेरी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, समझ रहे हो। अभी मेरा पॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात आई थी, अब मैं वॉल्यूम पे आ रहा हूँ, बोलो क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक वॉल्यूम में निकालने वाले हैं, बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो मुझे बता दो, आर डिस्टेंस पर अगर मेरा एक dr डिस्टेंस, एक dr थिकनेस का एक स्फीयर है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, एरिया इंटू थिकनेस मेरी वॉल्यूम होती है। एरिया क्या हो जाएगा 4πr², और थिकनेस क्या हो जाएगा dr, बोलो हाँ या ना, यही होगा, बोलो यही होगा। अगर मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है, जो ये ब्लैक ब्लैक है, तो क्या होगा, उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दो उसकी थिकनेस से, तो 4πr² इंटू dr। बोलो क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जो मेरा साई स्क्वायर या आर स्क्वायर, ये मुझे क्या बताता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है वो अगर मुझे निकालनी है, तो मैं इस साई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो मेरी क्या आ जाएगी वॉल्यूम में, बोलो हाँ या ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं एक डिस्टेंस पे निकाल रहा था पहले, अगर मैं उस डिस्टेंस पे मैं पूरे एक वॉल्यूम का से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी क्या आ जाएगी उस वॉल्यूम में डेंसिटी, बोलो हाँ या ना। एंड में तो ग्राफ ही बनाने, मैं समझा रहा हूँ कि अब
हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। मतलब कि साई स्क्वायर को मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये मेरी वॉल्यूम थी, उसको मैंने साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं वॉल्यूम में निकाल लूंगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर मुझे, अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने डी आर में निकाल लिया, डी आर रेंज में अगर मैंने निकाला है, ठीक है, अगर मुझे 0 से आर के बीच में निकालना है, तो उसमें डी आर को अगर इंटीग्रेट कर दूं 0 से आर के बीच में, तो मैं पूरी डेंसिटी निकाल लूंगा। बोलो, ऑब्वियस ही बात है। अभी मैं इतने में निकाल रहा था, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट 0 से आर तक, तो मैं इनडायरेक्टली क्या पूरे स्फीयर की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, अभी तक मैं इस पतले से छोटे से स्फीयर में निकाल रहा था जिसकी थिकनेस बहुत छोटी थी। अब उस छोटी सी थिकनेस को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 से आर तक, तो मैं पूरे स्फीयर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। बोलो, इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है, ध्यान से सुनना मेरी, अब बात ध्यान से सुनना। एस ऑर्बिटल के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, एस ऑर्बिटल के लिए मेरा हमेशा साई स्क्वायर कहां से स्टार्ट होता था, ऊपर से। बोलो हाँ या ना, ऊपर से होता था। लेकिन इस केस में मेरा देखो, अब ग्राफ बनना है इसके वर्सेस डी आर के बीच में, ठीक है, इसके वर्सेस आर के बीच में अब ग्राफ बनना है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे मेरे पास आर की टर्म है, अभी तक मेरे पास आर की टर्म ही नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आर की टर्म, अगर ये 0 तो ये 0, मतलब क्या हो गया, अगर मुझे दिस वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, हमेशा वो मेरा 0 से स्टार्ट होगा। फर्क समझ रहे हो। पिछले केसेस में अभी तक एस के लिए ऊपर से स्टार्ट होता था, बाकियों के लिए नीचे से, इसमें सबके लिए नीचे से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा आर आ रहा है, इसके अंदर ही आर, और अगर आर की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरा वैसे ही प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। बोलो, इतनी बात समझ गए सब? सबको क्लियर है ये फंडा? सबको ये फंडा क्लियर है? ठीक है। तो अब मुझे ग्राफ किस किस के बीच में बताना है, इसके वर्सेस आर के बीच में, ठीक है, इसके वर्सेस आर के बीच में। तो अब मैं चाहे वन एस बनाऊं, मतलब अब मुझे नोट्स देखनी है, एस ओ पी ओ डी ओ एफ ओ कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जैसे अब देखो 1s 2p 3d और 4f, इन सब का अगर मैं चेक करूं तो तुम मुझे बता सकते हो कितने नोड्स होते हैं इनमें। 1s ले लो, 2p ले लो, 3d ले लो, 4f ले लो, इन सब में मेरे कितने नोड्स हैं? इन सब में मेरे कितने नोड्स हैं? बोलो। 0 है। बोलो, 0 नोड्स है। अगर 0 नोड्स है तो ग्राफ मेरा वैसा ही बनेगा, बस वो 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर चढ़ा, फिर आगे जाके थप हो गए, ठीक है। अब देखो, यहां पर अब मेरा पूरे वॉल्यूम की बात हो रही है, पूरे वॉल्यूम की, अब डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर मेरी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मेरी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बोलो, यहीं पर तो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा, यही तो रहा मेरा, यही तो बताता है प्रोबेबिलिटी इन द वॉल्यूम, ठीक है। तो यही जो मेरी रेडियस है ना, यही मेरी रेडियस वो रेडियस है जहां पर मेरी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। और एक बहुत मजेदार बात बताऊं, मजेदार बात, जब मैंने 1s के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, 1s के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, तो मुझे मिली 0.529, 0.529 एंगस्ट्रॉम। और मुझे बता दो 5.529 एंगस्ट्रॉम पहले भी तुमने सुन रखा है, ये किसकी रेडियस होती थी? ये किसकी रेडियस होती थी? ये मेरी बोहर की, हाइड्रोजन की फर्स्ट 1s की हमारी क्या होती थी, रेडियस होती थी। मतलब क्या हो गया, अब तुम दोनों को एक बार सोच के देखो इकट्ठे, जो मैं अभी तक बोहर ने बताया था ना, बोहर ने मुझे जो रेडियस दी थी ना, वो उसी की रेडियस दी थी जहां पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। समझ रहे हो, मतलब कि बोहर इतना महान काम कर चुका था। मतलब बोहर ने जो हमें रेडियस दी थी ना, वो हमने हमें उसने उसी पॉइंट की रेडियस दी थी जहां पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? मतलब कि जो बोहर की रेडियस थी वो इनडायरेक्टली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली रेडियस ही थी। मतलब उसकी गलती नहीं थी, उसने बाकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखा ही नहीं था, उसने मैक्सिमम वाली की रेडियस निकाल दी। समझ गए? बोलो, मतलब कि इनडायरेक्टली अगर हम सोचना चाहें तो उसका भी कुछ इतना बड़ा फॉल्ट नहीं था, उसने अपने टाइम पर बहुत बड़ा काम कर दिया था बोहर ने। बोलो, समझ रहे हो? मतलब क्वांटम मैकेनिक्स से उसका आंसर रिलेट हो रहा है। सोचो, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का आंसर लगभग सेम आ रहा है। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं 2s 3p और 4d के लिए निकालू, इन सब के लिए मेरे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 1 आते हैं। बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 1 आते हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, एक बार नीचे टच, और फिर उसके बाद
एक बना के ऊपर निकल जाना है, क्योंकि स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। लेकिन एक चीज वो ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें और पिछले वाले के ग्राफ में क्या फर्क आ रहा है? उनका ग्राफ अगर मैं बनाता तो मैं कैसा बनाता था, ऐसा। ध्यान से सुनना, दोनों में क्या फर्क है बताना, इन दोनों में क्या फर्क है? इसका छोटा पहाड़ हुआ फिर बड़ा, इसका बड़ा फिर छोटा। अब इसका रीजन भी बताता हूँ, ध्यान से सुनना, इसका रीजन भी बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। उससे पहले मैं मास्टर इक्वेशन बता देता हूँ, रीजन बताऊंगा इसका, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आज हमें चैप्टर खत्म करना है, बस ये मास्टर इक्वेशन बची है, ठीक है। उसका रीजन बता दूंगा, अभी बता दूं, ठीक है। ये मेरी एक इक्वेशन होती है जिसकी हेल्प से मैं बता सकता हूँ एन, एल और एम की वैल्यू। मतलब क्या होगा, अगर कोई एग्जामिनर तुम्हें एक इक्वेशन दे रहा है ना, तो तुम उसको रीड करके ना उसमें से एन, एल और एम निकाल सकते हो। ये कैसे करते हो, देखो एक इक्वेशन होती है सिग्मा फॉर्म, ठीक है। सिग्मा फॉर्म इक्वेशन होती है जहां पे सिग्मा क्या होता है, 2πr/m है। तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें बस पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो मेरी ये इक्वेशन है वो ये है, k इंटू जेड बाई ए नोट 3/2 सिग्मा टू द पावर एल सिग्मा टू द पावर एक्स प्लस सिग्मा टू द पावर एक्स माइनस 1, ये बाइनोमियल है, कम होता जा रहा है, ई टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2। तुम्हें ऐसी जनरल इक्वेशन कभी भी गिवन होगी, उससे तुम्हें बताना होगा एन और एम की वैल्यू, एन और एल की वैल्यू। ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे देता हूँ ये, ध्यान से सुनना, एक इक्वेशन ये है। अब तुम इसको इससे रिलेट करो, इससे रिलेट करो, तो तुम्हें यहाँ पर क्या चीज दिख रही है, सिग्मा की वैल्यू 0 है यहाँ, और यहाँ पर सिग्मा ही मेरा क्या बताता है, एल बताता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एल की वैल्यू क्या होगी, 0। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। मतलब कि सिग्मा की पावर देख लो, जो भी सिग्मा की पावर होगी वो ही मेरी क्या होगी, एल की वैल्यू। समझ रहे हो? मतलब इक्वेशन याद नहीं रखनी, बस जो मैं बातें बता रहा हूँ वो याद रखनी है कि सिग्मा की वैल्यू पावर देखनी है तुम्हें, ठीक है। पहली बात क्लियर है, ठीक है, जो बाहर कॉमन निकला हुआ है, ठीक है। बोलो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मुझे हाईएस्ट पावर देखनी है सिग्मा की पोलिनोमियल में, ठीक है। उस पोलिनोमियल जो मुझे इक्वेशन गिवन है, वो पोलिनोमियल इक्वेशन, उसमें सिग्मा की क्या हाईएस्ट पावर है, ठीक है। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर तुम्हें सिग्मा की क्या दिख रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा की वैल्यू एक तरह 0 के बराबर। बोलो बोलो। तो वो जो मुझे हाईएस्ट पावर होती है ना, वो मुझे नंबर ऑफ रेडियल नोट्स देती है, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स। तो मतलब इनडायरेक्टली n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू दे रही है वो। बोलो, रेडियल नोट्स यही तो होते हैं, n माइनस एल माइनस 1, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। l की वैल्यू तुम्हारी ऊपर से आ चुकी है, l की वैल्यू 0 पुट कर दो, वहां से मेरी n की वैल्यू होगी। तो मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 1s। मतलब ये जो इक्वेशन है मेरी 1s की है। बोलो सबको क्लियर है, ये इक्वेशन मेरी किसकी है, 1s की। बोलो सब समझ गए? और एग्जाम्पल कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी कराऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये एग्जाम्पल देखो, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मेरा सिग्मा की वैल्यू क्या है, 0, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0। बोलो, अब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या दिख रही है तुम्हें, ये 2 दिख रही है। बोलो, पोलिनोमियल में तो 2 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एन माइनस एल माइनस 1 2 के बराबर होगा। बोलो, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स 2 के बराबर। तो वहां से एल की वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो मतलब ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3s। बोलो सब समझ गए, पढ़ना आ गया, इक्वेशन को रट्टा नहीं मारना, बस जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उन पर ध्यान रखो, ठीक है। एक और इक्वेशन है, इसको ध्यान से करना, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ये मेरी इक्वेशन क्या है, ये रही इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बच्चे से पूछता हूँ ना, ठीक है, मैं अगर पूछूं तो उनका आंसर आएगा, सर सिग्मा की वैल्यू है 0 पावर, तो यहाँ एल की वैल्यू 0। मैं बताता हूँ आंसर क्या है, यही बन रहा है, ठीक है। क्योंकि सिग्मा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हम क्या मान सकते हैं, सिग्मा टू द पावर 0, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 1। और हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3, ठीक है। तो n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है, यही होगा। बोलो, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यही बनना चाहिए। बोलो हाँ या ना, यही होगा, सारे बच्चे यही करोगे, 100% मुझे पता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एल की वैल्यू बेटा देखो, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो मैं उसको मल्टीप्लाई सिग्मा टू द पावर 0 भी लिख सकता हूँ ना। कुछ भी नहीं है तो मैं अगर इससे मल्टीप्लाई भी कर दूँ कुछ फर्क नहीं आएगा ना, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है। और सॉरी, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0, ठीक है। एल की वैल्यू 0 और एन माइनस एल 1 की वैल्यू 3, ठीक है। यहाँ से एन की वैल्यू निकल आई। बोलो हाँ या ना, बोलो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ध्यान से सुनो, ट्विस्ट क्या है, ध्यान से सुनो, ये गलत है। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरा क्या लोचा है, ये जो मेरी इक्वेशन है, ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें ये पोलिनोमियल इक्वेशन दिख रही है, कोई कांस्टेंट दिख रहा है एंड में, एंड में कांस्टेंट भी तो होता है। तो यहाँ पर मेरा सिग्मा बाहर आएगा,
जब सिग्मा बाहर आएगा, अब एक कांस्टेंट दिखा, अभी मेरी पोलिनोमियल बन रही है, तो जब मैं सिग्मा बाहर निकालूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले अंदर देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, जान के हो ना, सिग्मा को अंदर मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, तो हमें उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब उसको बाहर निकाल लोगे तो यहाँ से मेरा सिग्मा निकल आया, तो अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, अब मुझे बता दो एल की वैल्यू क्या है। अब एल की वैल्यू तुम्हें दिखी क्या है, 1, और एन माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 2। तो अब आंसर निकाल सकते हो, बोलो, अब आंसर निकाल सकते हो, समझ गए, बढ़िया क्वेश्चन था ये, सब क्लियर है, चमक गया, बोलो चमक गया। तो किसका हो गया, 4p का, ठीक है। एक और फॉर्म होती है, एक में रेडियल फॉर्म होती है, ज्यादा कॉमन फॉर्म ही है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन अगर आएगा इस फॉर्म से आता है, बाकी बहुत रेयर क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है, इन फॉर्म में, मतलब कि इन मास्टर इक्वेशन में बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम्हें बुकलेट्स और उसमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पेपर में भी आ सकता है, तुम्हारे सिलेबस में तो है ही, ठीक है। तो ध्यान रखो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये वही बात है, तुम्हें याद नहीं रखनी, तुम्हें बस कौन कौन सा डाटा उठाना है वो वाला ध्यान देना, ठीक है। तो ध्यान रखो ये मेरी एक जनरल फॉर्म है, रेडियल फॉर्म, ठीक है, जहां पे रेडियस दिख रही है, वहां पे मेरे को सिग्मा दिख रहा था, वो सिग्मा फॉर्म थी, यहाँ पर मेरी रेडियस वाली फॉर्म है, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये मेरी रेडियल फॉर्म होगी, जहां पर आर बाय ए नोट की पावर जो एल होती है वो मुझे, ठीक है, मतलब एल की वैल्यू देगी, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, हाँ बेटा 5 आएगा, 5 आएगा, 2 3 4 ही तो आ रहा है, इसने क्या कर दिया, n माइनस एल, हाँ यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है, मेरा 5 भी बन गया, हाँ ठीक है बेटा, उसने गलती कर रखी है, मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाना था तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर उस मास्टर इक्वेशन खत्म करते हैं, फिर हम उसके बाद एंड करते हैं, हमारा चैप्टर ओवर है, ठीक है। देखो बस इसको रीड करना सिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मेरी एक फॉर्म है, ठीक है, ये मेरी फॉर्म है, तो ऊपर वाली से इसको कंपेयर करो, ऊपर वाली से जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है बेटा, ऊपर देख लेना जो भी आएगा वो हमें, मेरे को मतलब नहीं है, तुम समझ चुके हैं, n माइनस एल माइनस 1, तो एल की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है, तो 4 ही आएगा, ठीक है, उसको छोड़ो, तुम समझ गए हो ना। देखो यहाँ पर इसको इन दोनों कंपेयर करो, कोई क्लास, अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है किसी और की, तो फटाफट इसको ध्यान से सुनो। अब इन दोनों कंपेयर करो, क्या तुम्हें कोई आर बाय ए नोट की पावर एल वाला कुछ दिख रहा है, जल्दी बोलो, आर बाय ए नोट की पावर एल कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे तो नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से आर बाय ए नोट कॉमन निकाल लूं, कॉमन निकाल लो तो मुझे दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आर बाय ए नोट अगर कॉमन आ रहा है अंदर से तो निकाल लो, अगर निकाल लिया तो जो इसकी पावर होगी वो एल के बराबर हो जाएगी, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 1, बोलो हाँ या ना, समझ गए। और यहाँ पर n निकालना बहुत सिंपल है, डायरेक्ट निकल जाता है, e टू द पावर माइनस जेड आर बाय एन ए नोट है, जो n है वो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, n की वैल्यू इन दोनों कंपेयर करो, तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, n की वैल्यू क्या होगी, 3, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, l की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3, बोलो समझ गए, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली n और l की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। अगर वो नोट्स निकालने होगा तो ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो बाकी हम, मतलब हमारे चैप्टर तो ओवर हो गया, ठीक है, हमारे चैप्टर ओवर हो गया, अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म है, ठीक है।